नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या करें। मोस्टली लोगों का मिथ्य यही रहता है कि अगर किसी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो हमें 2 महीने नहीं लगाना, हमें 6 महीने नहीं लगाना। वो इस बात पे चले जाते हैं कि जो एजेंट होते हैं वो उनको बोल देते हैं कि हम 2 महीने बाद लगाएंगे, हम 6 महीने बाद लगाएंगे, ताकि वो इधर उधर किसी और से फाइल लगवा लेता है, वो किसी की और के हत्थे चल चढ़ जाता है, जिससे कि उसकी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है, वीज़ा की एलिजिबल रहती नहीं है। क्योंकि मोस्टली आजकल लोग शॉर्ट शॉर्ट के चक्कर में पड़े हैं कि हमारे पैसे ना लगे, तो पैसे ना लगने के चक्कर में वो अपनी प्रोफाइल ख़राब करवा लेते हैं। और किसी कंट्री के रिफ्यूजल लेटर में लिखा होता है कि आप इतने टाइम तक, ये रीजन है, इतने टाइम तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली इंडियन आजकल जो भागता है वो भागता है कनाडा की तरफ, जो कि अगर रिफ्यूजल भी देता है तो सबको कॉमन रीज़न देता है 179 बी, कि आप आओगे और वापस नहीं जाओगे, कनाडा लीव हो जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से एलिजिबल करके बार बार ट्राई करें। क्योंकि मैं खुद की बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जैसे कि आज मैं यूएस से रिफ्यूज़ हूँ, एक बार रिफ्यूज़ हुआ, मैंने दूसरी बार ट्राई किया, अब मैं दूसरी बार रिफ्यूज़ हुआ तो मैं तीसरी बार भी ट्राई करूँगा। आज 47 कंट्री ट्रैवल के बाद भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। रिजेक्शन कोई बड़ी खास बात नहीं है, वो सिर्फ एक अपना डॉक्यूमेंट है जो ऑफिसर देखेगा, उसके अगर सामने उसके दिमाग में जो फीलिंग्स अपने डॉक्यूमेंट्स को देख के आएगी वो उसी तरीके का रीजन पेश करेगा। ऑस्ट्रेलिया है, सेम रीजन दे रहा है, और थोड़ा सा यूके है वो क्लियर रीजन देता है कि हम आपको इस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रीजन ही होता है कि 179 अगर बी दे दिया, तो अगर उन्होंने हमें ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि आप हमारे कनाडा में आओगे और वापस नहीं जाओगे, तो वो हमारा ही काम है उस रीजन को क्लियर करने का। हम ही क्लियर करेंगे उस रीजन को। उस रीजन पे काम करो, न कि उस चीज़ पे काम करो कि हम 6 महीने नहीं लगाएंगे, हम 2 साल नहीं लगाएंगे। उस रीजन पे काम करो कि हमारा वो जो रीजन उन्होंने दिया है वो रीजन उनको क्लियर करके बताएं कि हम इंडिया वापस आएंगे, हमारा इंडिया में ये प्रॉपर्टी है, ये पेरेंट्स है, ये फैमिली के मेंबर्स है, ये हमारा रीजन है इंडिया में आने का, ताकि ऑफिसर को बिलीव हो सके भी हाँ ये वाकई ही इंडिया में है, इसकी रेजिडेंसी है और इसका फुलफिल फैमिली इंडिया के अंदर वेल सेटल्ड है, वेल सेटल्ड बिजनेस है। तो इसीलिए उसको क्लियर करें। और एक काफ़ी बार मैंने देखा है कि हम बिजनेस का प्रूफ तो लगा देते हैं कि हमने एमएसएमई लगा दिया, आधार उद्यम, लेकिन उसके पीछे का जो बेरवा होता है वो नहीं लगाते हम, कि जो आधार उद्यम से, जो एमएसएमई से हमें बिजनेस से अर्निंग हो रही है, वो हमें करंट अकाउंट क्यों नहीं है, जीएसटी हमने क्यों नहीं लगाया। तो वो चीज़ें क्लियर लगाओ ताकि ऑफिसर को प्रूव हो। अगर वो 2 साल की आईटीआर मांगते हैं तो हमें 3 साल की आईटीआर देनी चाहिए। कवर लेटर के अंदर अच्छे से मेंशन करना चाहिए ताकि वो हमारा रीजन क्लियर हो सके। हाँ, एक जापान है जो कि ए बी और सी, 3 तरह के रीजन देता है। मोस्टली वो सी पे कॉलम लगाता है। सी का रीजन यही होता है कि हम 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स,
आज का वीडियो इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अपने रीजन पे काम करें, किसी की धारणा पे ना जाएं, किसी के बैलेंस पे ना जाएं कि उसके खाते में 20 लाख था तो वीज़ा आएगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता देता हूँ कि जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था तो उस टाइम मेरे अकाउंट के अंदर 14 लाख थे। फिर मैंने अप्लाई किया तो मेरे अकाउंट में 16 लाख थे। जब मैंने तीसरी बार वीज़ा अप्लाई किया तो तब मेरे अकाउंट में 7.5 लाख रुपए थे। और फिर मैंने फोर्थ टाइम जब अप्लाई किया, जब मेरे अकाउंट के अंदर 3,34,000 रुपए थे, जो कि कनाडा ने वीज़ा दिया। और अब 2 बार कनाडा ट्रैवल्ड हूँ मैं। तो ध्यान रखें, किसी प्रकार के किसी के बहकाव में ना आए, अपनी प्रोफाइल ख़राब ना करें, शोर शोट के चक्कर में ना पड़ें। अपना सीधा सीधा फाइलिंग करें, साफ़ सुथरा। ऑफिसर को लगे कि हाँ, ये वाकई एक जेन्युइन ट्रैवलर है और ये टाइमली आएगा और अपने टाइम पे होम कंट्री वापस जाएगा, क्योंकि इसके पास ये बिजनेस है, अपना बिजनेस संभालेगा, अपना काम करेगा। तो दोस्तों, अपनी प्रोफाइल पे काम करें, अपनी प्रोफाइल को सुधारें। अगर बैंक स्टेटमेंट में दम नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट थोड़ा दम डालें, इन आउट ज़्यादा करें, कैश की एंट्रियां कम करें। बहुत सा काम होता है। अगर किसी के पास उद्यम नहीं है तो बिजनेस प्रूफ बनवाएं। जैसे कि कई बार मैंने ये भी देखा है कि हम किसी का दिखा देते हैं कि ये सैलरी परसेंट है, ये कहीं जॉब कर रहा है, लेकिन हमने जॉब का अकाउंट तो जिस अकाउंट में सैलरी आई वो तो लगा दिया, लेकिन जिस एम्प्लॉय के पास हम जॉब कर रहे हैं उससे एनओसी लेटर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्या पता जिस प्लान पे एम्बेसी हमें वीज़ा देगी उस प्लान पे एम्प्लॉय हमें छुट्टी देगा कि नहीं देगा। तो एनओसी लीव लेटर भी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अपनी प्रोफाइल को ख़राब ना करें, अच्छे तरीके से वीज़ा अप्लाई करें ताकि सक्सेस रेशियो अच्छा मिल सके। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।